अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसी हैं फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो बेटा हमारे 3 फिज़िकल लेक्चर जो थे वो पेंडिंग पे थे, तो आज वो फर्स्ट लेक्चर जो है वो मैं ले रही हूँ। हम इससे प्रीवियस लेक्चर जो हमारा ऑनलाइन हुए हैं उसमें मैं आप लोगों को डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के बारे में बता रही थी। टिपिकली C++ डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के बारे में बता रही थी। मतलब हम अगर कोडिंग करते हैं या काम करते हैं तो वो C++ के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। इसके 6 फेजेस बताए थे मैंने आप लोगों को: एडिट, प्री प्रोसेस, कंपाइल, लिंक, लोड एंड एग्जीक्यूट। द फॉलोइंग डिस्कशंस एक्सप्लेन। तो इसमें से हमने जो एडिटिंग वाला था इसका मैंने बता दिया था कि एडिट वो चीज़ होती है जहाँ पे हम प्रोग्राम जो है वो लिख रहे होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमने अपना प्रोग्राम राइट करना होता है उसको हम एडिटर कहते हैं। और जहाँ पे C++ के अंदर जो प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, हम टाइप कर रहे होते हैं, जैसे आप लोग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है वो आप सॉल्व कर रहे हैं, वो एक्चुअली एज इट इज़ अगर आपको किसी प्रोग्राम के तौर पर लिखना है, एज अ कोडिंग के तौर पर लिखना है, तो समझ लीजिए वो सोर्स कोड है आप कर रहे हैं, ठीक है। सोर्स कोड देना, लिखना, यूजिंग द एडिटर, मेक एनी नेसेसरी करेक्शंस एंड सेव द प्रोग्राम। फिर उसके बाद हम उसको सेव भी करते हैं। सो C++ की एक्सटेंशंस होती हैं, ये तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे उससे समझ आ जाएगा। बस ये चीज़ याद रखें कि फ़ेज़ 1 है प्रोग्राम। इसमें क्या करता है प्रोग्रामर, क्या करता है इसमें प्रोग्राम क्रिएट करता है एडिटर के अंदर, और अपना फ्यूचर में सेकेंडरी डिस्क के अंदर क्या करता है, चीज़ों को सेव करता है, स्टोर करता है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स बताए थे। ID इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, C++, डेव C++, उसके अलावा नेटबीन्स, एक्सलिप, मतलब डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के नेम हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना ये क्या चीज़ें हैं। Phase 2 pre-processing a C++ program. In phase 2 you give the command to compile the program. So हम यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग देखें, प्री प्रोसेसिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग दो होती हैं और एक अंदर प्रोसेसिंग हो रही थी। प्री प्रोसेसिंग अभी अभी काम आपने नहीं किया, ये प्रोसेसिंग से पहले वाला है। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, मतलब जहाँ पे CPU एक्चुअली उसके ऊपर वर्किंग परफॉर्म कर रहा होता है। और पोस्ट प्रोसेसिंग होती है आपको जो आउटपुट मिली होती है। In C++, a preprocessor program executed automatically before the compiler translation. ठीक है जी, ऑटोमेटिकली कंपाइल हो जाता है बिफोर द कंपाइलर ट्रांसलेशन। दी C++ preprocessor obey commands called preprocessing directives. तो हम यहाँ पे इसके लिए preprocessing directives यूज़ करते हैं। वो क्या करता है ऑटोमेटिकली बिफोर द कंपाइलेशन, बिफोर द कंपाइल करने से पहले पहले उसको मैनिपुलेशन जो है उसकी मैनिपुलेशन करवा देता है। ओके, जैसे कि ये प्री प्रोसेसर है, ये डिस्क है। प्री प्रोसेसर प्रोग्राम प्रोसेस द कोड। सो आपका जो प्री प्रोसेसर होता है इसने क्या करना होता है, आपका जो कोड होता है वो प्रोसेस करना होता है। कंपाइलिंग अ C++ प्रोग्राम। In phase 3 the compiler translate the C++ program into machine language code. अब आपका जो कंपाइलर है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 3 टाइप्स के ट्रांसलेटर्स बताए हैं। एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर, एक होता है असेंबलर। ठीक है जी, कंपाइलर ने क्या करना है, आपकी हाई लेवल कोडिंग को, आपके सोर्स कोड को, मैं दो नाम बोल रही हूँ, हाई लेवल और सोर्स कोड। आपके सोर्स कोड और हाई लेवल को दोनों को, हाई लेवल कह लें या सोर्स कोड कह लें, बात एक ही है। सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। तो एज अ होल कंप्लीट, दिस इज कॉल्ड कंपाइलर। सो कंपाइलर इसमें करते हैं। कंपाइलर क्रिएट्स ऑब्जेक्ट कोड एंड स्टोर इनटू द डिस्क। फिर उसके बाद आपका आता है फेज 4 जो कि है लिंकिंग। फेज 4 लिंकिंग होता है। फेज 4 इज कॉल्ड लिंकिंग। फेज 4 मतलब लिंक करना ना, जोड़ना आपस में। C++ programs typically contain references to functions and data defined elsewhere.
सच एज इन द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और इन द प्राइवेट लाइब्रेरी। सो ये दोनों हो सकती हैं, मतलब लिंकिंग का कॉन्सेप्ट से याद रखें कि the object code produced by C++ compiler typically contains holes due to these missing part। so जो ये वाले missing steps होते हैं, missing parts होते हैं, तो लिंकर क्या करता है, आ लिंकर लिंक्स द ऑब्जेक्ट कोड। आपका ऑब्जेक्ट कोड कौन सा होता है, जो कि सोर्स कोड के बाद, मतलब मशीन के बाद आपको कर हो रहा होता है, ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन। हाँ, लिंकर लिंक्स द ऑब्जेक्ट कोड, मतलब वो आपकी सारी आउटपुट को लिंक करता है विद द कोड फॉर मिसिंग फंक्शन, जो भी फंक्शन मिस होता है, टू प्रोड्यूस एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। सो इसने फर्दर आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए ऑब्जेक्ट कोड को आपस में क्या करना है, लिंकिंग करना है। सो यहाँ पे कोई भी कोड पार्ट जो है फंक्शन मिस नहीं होगा। इफ़ द प्रोग्राम कंपाइलर्स एंड लिंक्स करेक्टली एन एग्जीक्यूटेबल इमेज इज़ प्रोड्यूस, देन आपका क्या होगा, प्रोग्राम अगर कंप्लीट कंपाइल होगा, उसमें कोई भी एरर नहीं होगा, लिंक होगा प्रॉपर, देन वो आपको एक करेक्ट आउटपुट जो है वो परफॉर्म करेगा। लिंकर लिंक्स दी ऑब्जेक्ट कोड विद द लाइब्रेरी। लिंकर का क्या काम है, आपकी जो बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं ना, बनी बनाई लाइब्रेरीज पहले से होती हैं, जैसे मैथमेटिक्स की लाइब्रेरीज बनी हुई हैं, आप उसको बस यूज़ करते हो, आप उसके फार्मूलाज को यूज़ करते हैं। इसी तरह लिंकर भी ऐसे ही लिंक्स द ऑब्जेक्ट कोड विद द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के साथ जोड़ता है। क्रिएट्स एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, और एक ऐसी फाइल क्रिएट करता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल मतलब .c++ की फाइल, एंड स्टोर इट ऑन द डिस्क। उसके बाद आता है आपका पॉइंट फेज नंबर 5, लोडिंग। फेज 5 इज कार्ड लोडिंग। बिफोर अ प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड इट मस्ट फर्स्ट बी प्लेस्ड इन मेमोरी। सो आपका प्रोग्राम लोड होने से पहले, देखिए भाई, अगर आप रैम के अंदर चलाना चाह रहे हो, उसको ऑन करना चाह रहे हो, तो लोड कहाँ से हम करते हैं, अगर वो आपकी मेमोरी के अंदर है तो आप उसको लोड करेंगे ना। दिस इज़ डन बाय द लोडर। सो ये जो काम होता है आपकी सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी के अंदर लेके आना, ये काम होता है लोडर का, विच टेक्स द एग्जीक्यूटेबल इमेज फ्रॉम डिस्क एंड ट्रांसफर इट इनटू मेमोरी। वही बात है ना, इसको देखें ज़्यादा क्लियर कर दिया कि एग्जीक्यूटेबल इमेज तब होगी जब, देखें लोडर क्या क्या काम है, आपके एक सेकेंडरी मेमोरी के अंदर एक फ़ाइल पड़ी है प्रोग्राम की, उसको मेन मेमोरी के अंदर लेके आना किसका काम है, आपके लोडर का काम है। ये आपके 5th तक हो गए हैं। इससे अगला स्टेप है 6, जिसमें आपकी आती है एग्जीक्यूशन। जब हम बात एग्जीक्यूशन की करते हैं ना बेटा, तो वहाँ पे आपका CPU एक्टिव होता है, आपका ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एक्टिव होता है। फाइनली द कंप्यूटर अंडर द कंट्रोल ऑफ इट्स CPU एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम। सो आपका जो प्रोग्राम है एग्जीक्यूट होगा, रन होगा वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, एक टाइम पे एक इंस्ट्रक्शन जो है वो रन होगी। सम मॉडर्न कंप्यूटर्स आर्किटेक्चर्स कैन एग्जीक्यूट सेवरल इंस्ट्रक्शन इन पैरेलल। सो कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं बेटा जिसमें पैरेलल, मतलब एक साथ इंस्ट्रक्शन सारी चल रही होती हैं, मतलब मैंने इतना प्रोग्राम चलाना है और वो एक साथ ही चल रहा है। लेकिन कुछ सिस्टम होते हैं वो डील नहीं कर पाते, तो वो 1 बाय 1 काम कर रहे होते हैं, पहले इतना चला, फिर इतना चला, फिर इतना एग्जीक्यूट हुआ, मतलब इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 होगी और 1 इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम होगी, मतलब एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। ये आपकी है, ये आपका CPU है, ठीक है। CPU को डाटा देखिए कहाँ से ले रहा है, प्राइमरी मेमोरी है। CPU टेक्स ईच इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूट। CPU क्या कर रहा है, ले रहा है ईच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी और उसको वो एग्जीक्यूट करवा रहा है, पॉसिबली स्टोरिंग न्यू डाटा वैल्यू एज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूट। एक चली वो रिलीज़ होगी, दूसरी चली वो रिलीज़ होगी, मतलब इस तरह मल्टीपल 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो साफ सी बात है, अगर एक एग्जीक्यूशन एक साथ चलेगी, वो कितना स्लो डाउन कर देगा आपके सिस्टम को, आपके वर्क को। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने नहीं करनी है, जो चीज़ें आई हैं, जो चीज़ें आप लोगों को मैं करवा रही हूँ वही आप लोगों ने करना है। अब हम मूव करते हैं इसके चैप्टर नंबर 2 पे।
हाँ जी, यहाँ पे आपकी इंट्रोडक्शन दिया गया है, इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, इनपुट आउटपुट एंड ऑपरेटर्स, मतलब ये सारी इसके अंदर चीज़ें जो है वो इवॉल्व होंगी कि आउटपुट इनपुट ऑपरेटर सी प्लस प्लस के अंदर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे चलाते हैं, वो सारी चीज़ इसके अंदर है। जी, चैप्टर नंबर 2 में हम इंट्रोडक्शन देखने लगे हैं, सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस करने लगे हुए हैं। ये आपको एक तरीकाकार बताती है कि हमने जो भी प्रोग्राम डेवलप करना है उसके लिए हम कौन सी अप्रोच यूज़ करेंगे, कैसे हमने प्रोग्राम राइट करना, मतलब रूल और डिसिप्लिन ही है ना आपको सिखाती। बेसिकली सबसे पहली लैंग्वेज है ये प्रोग्रामिंग की, सी है, लेकिन सी प्लस प्लस की इन्हांसमेंट है ये। अगर मुझे अरिथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो मैं क्या करूँगी, आप लोग 2 नंबर लेते हैं, उसको आपस में कंपेयर करते हैं। देखिए जी, ऐसे ही होता है ना, 2 प्लस प्लस क्या है, यहाँ पे ऑपरेटर है, और 2 और 3 यहाँ पे आपके मतलब हम उसके अंदर यूज़ करते हैं, ये ऑपरेंड्स हैं 2 और 3, मतलब ए बी कुछ भी जिसको भी जमा करना है, जिसके दरमियान पे भी ऑपरेटर लगाना है उसको हम ऑपरेंड्स कहते हैं, और जो चीज़ लाइक प्लस करना है वो आपका ऑपरेटर होता है। बाकी इसके लिए हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, डेव सी प्लस प्लस यूज़ करेंगे हम प्रोग्रामिंग करने के लिए। फर्स्ट प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस प्रिंटिंग अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। अगर हम एक प्रोग्राम लिखते हैं सी प्लस प्लस के अंदर तो वो देखें आपको लिख के बताया गया है करके। फर्स्ट प्रोग्राम कि जी यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम जो प्रिंट किया है वो देख लें। कंसीडर अ सिंपल प्रोग्राम डैट प्रिंट्स अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, फिगर 2.1 के अंदर है, ये आपकी फिगर है, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। मैं भी आपको बताती हूँ। दिस प्रोग्राम इलिस्ट्रेट क्या कर रहा है, सेवरल इंपॉर्टेंट फीचर्स एलेबोरेट कर रहा है सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस की, जैसे कि आपके प्रोग्राम का ये होता है सोर्स कोड। जो भी आपने ना डाटा आप प्रोग्राम लिख रहे हो, आप कोडिंग कर रहे हो, जो भी आप काम खुद कर रहे होते हो वो आपका सोर्स कोड होता है। आफ्टर डैट इम्प्लीमेंटेशन, आफ्टर डैट कंपाइलेशन, आफ्टर डैट लिंकिंग, लोडिंग, एग्जीक्यूटिंग, जो चीज़ आपके पास आती है वो आपका ऑब्जेक्ट कोड होता है। ये जो इस तरह डबल लाइंस हम यूज़ करते हैं, ये कमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। कमेंट्स आपकी प्रोग्रामिंग की लाइन को शो नहीं करवाता, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ब्लर है, ये आपके प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, लेकिन नज़र ज़रूर आ रही होती है ना। ये हम कमेंट्स किस चीज़ के ऊपर देते हैं, अब देखो मैं कोई चीज़ जमा कर रही हूँ तो मैं लिख दूँगी एड्स 2 नंबर, मैं माइनस कर रही हूँ तो मैं लिख दूँगी सब्ट्रैक्ट 2 नंबर्स, लेकिन उससे पहले हम 2 लाइन्स लिखेंगे ताकि पता चले। हम प्रोग्रामर्स के लिए आसानी होती है, वो कल अगर अपना प्रोग्राम सर्च करता है, हम देखें ना मैथमेटिक्स का काम भी कर रहे होते हैं या हम किसी भी चीज़ का काम करते हैं, इंग्लिश के, उर्दू के, हम नोट्स इसके पहले जो पेज होता है उसके ऊपर लिख देते हैं, हमें पता चल जाता है ये रजिस्टर इस चीज़ से रेलिवेंट है। तो इसी तरह हम कमेंट्स देते हैं, हर लाइन के ऊपर दे लें तो बेहतर है। कल प्रोग्रामर के लिए, कल आपने प्रोग्राम लिखा हो तो आपके लिए ये आसानी होती है। हैश इंक्लूड ये लाजमी आनी होती है क्योंकि ये हेडर फाइल्स होती हैं, इसके बगैर आपका प्रोग्राम जो है वो नहीं चलता। हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट जितनी भी होती है वो इस हेडर फाइल की वजह से ही चलती हैं। अदरवाइज़ अगर आप ये हेडर फाइल नहीं लिखते तो आपका सी प्लस प्लस का प्रोग्राम जो है वो रन नहीं होगा। फिर उसके बाद कमेंट दिया हुआ है, वो कह रहा है कि फंक्शन मेन बिगन्स हो रहा है। जी हाँ बच्चों, आपकी जो प्रोग्रामिंग होती है उसके सी प्लस प्लस के पार्ट्स होते हैं, उसमें ये होता है कि आपकी पहले हेडर फाइल्स होती हैं, पहले हेडर फाइल्स आती हैं, फिर उसके बाद आपका मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, देन आपकी बॉडी जो है बॉडी स्टार्ट होती है। ये जो आपके करली ब्रेसिस के अंदर लिखा हुआ है ना, ये आपकी प्रोग्रामिंग का पार्ट होता है। स्टेटमेंट्स लिखते हैं और एंड 3 पार्ट्स होते हैं, हेडर, मेन बॉडी, कोडिंग स्टेटमेंट, देन क्लोज। ये डेव सी प्लस प्लस में काम किया गया है। वैसे तो हम वॉइड में लिखते हैं, लेकिन डेव सी प्लस प्लस के अंदर चूँकि वॉइड नहीं चलता तो इसलिए इंटीजर लिखा हुआ है, INT मेन, ये आपकी मेन बॉडी है। STD स्टैंडर्ड के लिए है, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये जो आपका सी आउट है, सी इन है। मैं दूसरी बुक ओपन करूँगी, अगर इसमें ना हुई सारी डिटेल तो मैं आप लोगों को IT सीरीज़ की बुक में से इसकी मेन फंक्शनैलिटीज़, मेन फंक्शंस कैसे लिखने हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ से करवाऊँगी।
क्योंकि यह काफ़ी एडवांस बुक है तो मे बी आप लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो, लेकिन इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जब हमने सी इन लिखनी है, सी आउट लिखनी है, तो एस टी डी हमने उससे पहले लाजमी यूज़ करना है, उसके बाद रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करना है। ये क्या है? रेजोल्यूशन ऑपरेटर है। ये है आपका रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अगर मैं इसको ठीक है, ये दोनों कॉलन, दो कॉलन है, इनको हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, ओपी मतलब ऑपरेटर है, इसे कंफ्यूज नहीं होना। और ये इंसर्शन, एक्सट्रैक्शन, ये सिंबल्स यूज़ होते हैं। इंसर्शन क्या है, एक्सट्रैक्शन क्या है, देख लेते हैं। वेलकम टू सी प्लस प्लस, एक्चुअली ये आपका एक स्टेटमेंट दी है जो कि डिस्प्ले कर रहा है। वो क्या कह रहा है? ये मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। एक होती है सी इन, एक होती है सी आउट। इन होती है इनपुट लेने के लिए, सी आउट होती है आपकी जो आउटपुट है उसको शो करवाने के लिए। रिटर्न ज़ीरो, इसमें रिटर्न ज़ीरो, रिटर्न के बगैर जो है वो काम नहीं होगा। इंडिकेट द प्रोग्राम एंडेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे मतलब क्या है इसका कि आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो चुका है सक्सेसफुली। और ये वाली जो आपकी बंद कर दी है करली ब्रेसेस का मतलब है एंड फंक्शन मेन। सो आप जब कंपाइल करेंगे तो अगर आपका प्रोग्राम करेक्ट होगा तो वेलकम टू सी प्लस प्लस जो है वो आपको शो हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। तो ये बता रहे हैं कि 1 और 2 लाइंस को कमेंट किया, और मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कमेंट के लिए हम डबल फॉरवर्ड स्लैशेस यूज़ करते हैं। ये फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है, बैकवर्ड ऐसी नहीं होती। आप लोग कीबोर्ड देखें, आपको पता चल जाएगा। ओके, सिंगल लाइन के लिए हम इस तरह कमेंट्स यूज़ करेंगे, मतलब कि डबल फॉरवर्ड स्लैशेस, यू इंसर्ट द कमेंट, कुछ भी लिखें उसके अंदर। मतलब मुझे ऐड का फंक्शन बनाना है, मुझे सब्ट्रैक्ट का फंक्शन बनाना है, या जो भी कोई काम करना है, सिंपल सा, दैट्स इट। ये तो सिंगल लाइन के लिए हो गया ना। अब अगर मुझे मल्टीपल लाइंस, मुझे इन दोनों लाइंस को एक साथ करना है, तो मैं क्या करूँगी? इस लाइन यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश और एस्टेरिक यूज़ करूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो डॉट लगा हुआ है ना, यहाँ पे, इसके बाद स्टेरिक और फिर फॉरवर्ड स्लैश। इसका क्या मतलब होगा कि मल्टीपल लाइंस के ऊपर कमेंट्स देने के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश, स्टेरिक, क्लोजिंग और स्टार्टिंग यूज़ करते हैं। अब वो हर चीज़ की एलेबोरेशन कर रहा है। हैश इंक्लूड क्या है? हैश इंक्लूड को हम क्या कहते हैं? ये आपकी जो नाम होता है ना, इसको, इसका नाम है प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव। जो आपकी हैश इंक्लूड होती है ना, हैश इंक्लूड की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं मैं कर रही। ये आपकी हेडर फाइल है, ये आपकी क्या है? हेडर फाइल है। ये आपकी ठीक है, इसको हम हेडर फाइल कह रहे हैं। और जो ये यूज़ हो रही है आपकी, ये हैश इंक्लूड, ये है आपकी प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स। ठीक है, ये आपके प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स होते हैं। सो यहाँ पे मेंशन भी है, इट इज़ अ प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव, इट इज़ अ मैसेज टू सी प्लस प्लस प्री प्रोसेसर इंट्रोड्यूस इन सेक्शन 1.9। ठीक है, पहले भी हुआ था, और आपको ऊपर जो प्रोग्राम दिखाया है उसके अंदर की बात कर रहे हैं। लिंक्स डैट बिगिंस विद हैश, तो ये हैश के साथ स्टार्ट होता है, ये देखिए हैश से स्टार्ट हो रहा है। आर प्रोसेस्ड बाय दी प्री प्रोसेसर बिफोर द प्रोग्राम इज़ कंपाइल्ड। सो आप लोगों को याद होगा कि अभी मैंने आप लोगों को डेवलपमेंट बताए हैं, कितने फेजेस होते हैं सी प्लस प्लस के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के। तो ये आपके कंपाइलर से पहले जो हैं वो यूज़ होते हैं। आपकी प्रोग्रामिंग, एक्चुअली कोडिंग लिखने से पहले बॉडी ऑफ द प्रोग्राम हमने इसको कॉल करना होता है, हेडर फाइल्स हमने लाजमी लगानी, इसके बगैर आपका काम नहीं होता, आपका प्रोग्राम रन नहीं करता। दिस लाइन नोटिफाइज द प्री प्रोसेसर टू इंक्लूड इन द प्रोग्राम दैट कंटेंट्स ऑफ इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर। सो ये आपकी क्या है? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर है। मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया कि ये आपकी हेडर फाइल्स होती हैं। तो फिर उसके बाद आपकी आती हैं ब्लैंक लाइंस एंड वाइट स्पेसेस। आप स्पेसेस दे रहे होते हो, आप प्रोग्राम लिख रहे होते हो,
तो उन जो मतलब देखिए यहाँ पे भी वर्ड्स के दरमियान में स्पेसिंग आ रही है ना, हम एक वर्ड के दरमियान में दूसरा वर्ड लिखने के बाद हम स्पेस डालते हैं, तो इस तरह के जो करैक्टर्स होते हैं ईजी टू रीड होते हैं ना, हमें इजीली समझ आ रहा है। अगर ये सारे वर्ड एक साथ लिखे हों, उसमें स्पेसिस ना हो, तो फिर क्या होगा, हमें तो समझ नहीं आएगी ये क्या लिखा है। वो तो वही एफिशिएंट स्किल्स ही होंगी जो इसको समझ सकेगा। तो जो भी ये स्पेसिस है उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल वाइट स्पेस। तो वाइट स्पेस करैक्टर्स आर नॉर्मली इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। वाइट स्पेस इग्नोर कर देता है कंपाइलर। अगर इतनी छोटी छोटी चीज़ों को वो फोकस करेगा तो फिर प्रोग्रामर जो है वो तो कभी भी काम नहीं कर सकेगा। लाइन फिफ्थ थी, ये फंक्शन जो था मेन आपका प्रोग्राम बॉडी के अंदर जो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि इनिशियल मेन, इंट मेन डेव के अंदर काम किया, डेव C++। सो जब ये पार्ट आएगा तब आप लोगों को बड़े से समझ आएगा। सो रिजर्व कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, लेफ़्ट ब्रेसिस यूज़ हो रही है, फिर बॉडी स्टार्ट हो रही है, उसके अंदर काम हो रहा है, राइट ब्रेसिस लेफ़्ट ब्रेसिस, मतलब स्टार्टिंग और क्लोजिंग दोनों हो रही हैं यूज़। उसी प्रोग्राम को एलेबोरेट किया है जो कि आपको अभी पूरा बता के हटी हूँ कि पहले हेडर फाइल आती है, फिर उसके बाद आपकी मेन बॉडी स्टार्ट होती है, फिर उस बॉडी के अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं, फिर आपकी जो कर्ली ब्रेसेस है वो क्लोज हो जाती हैं। फिर उसके बाद std cout थी। तो ये लाइन क्या कर रही है, ये एक्चुअली वो लाइन है जो आपका एक्शन परफॉर्म कर रही है, जो आपको आउटपुट मतलब ऑब्जेक्ट कोड के तौर पर क्या होनी है, आउटपुट मिलनी है, प्रिंट होनी है। सो हम जो भी कोटेशन, अब देखो इसको डबल कोट्स में लिखा है, ये डबल कोट्स है ना। जब हम कोई प्रोग्राम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं तो उसका मतलब होता है एज इट इज़ प्रिंट हो जाना, एज इट इज़ ही प्रिंट हो रही थी आउटपुट। वेलकम टू C++ आपकी स्क्रीन पे शो होगी। तो हम एज इट इज़ प्रिंट करना चाह रहे हैं तो हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, तो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। अगर करैक्टर है, करैक्टर स्ट्रिंग ही है, ये करैक्टर ही है। डिफरेंट आपने वर्ड्स लिखे हैं, ये करैक्टर्स ही हैं, जो भी आपने प्रिंट करवाना है स्ट्रिंग की फॉर्म में हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे उसको। और जो ये बैकवर्ड स्लैश है, ये देखिए ये बैकवर्ड स्लैश है, ये बैकवर्ड स्लैश है और उसके साथ n है, इसका मतलब है न्यू लाइन। मतलब वेलकम टू C++ के बाद अगर एक और लाइन लिखी हो और उसके दरमियान में बैकवर्ड स्लैश n लिखा हो, तो फिर एक तो ऊपर जो है ऐसे शो होगी, मतलब वेलकम टू C++ ऐसे शो हो जाएगी, फिर उसके बाद एंटर होगा, जब हम कीबोर्ड से एंटर प्रेस करते हैं तो वो न्यू लाइन के ऊपर आ जाना, फिर यहाँ से प्रिंट होगी, फिर एंटर लगाया, फिर यहाँ पे, मतलब इस n का मतलब यहाँ पे ये है न्यू लाइन। ये देखें जी, उसके बाद std, उसके बाद आपका रेजोल्यूशन ऑपरेटर आता है, फिर उसके बाद cout है, फिर उसके बाद ये ऑपरेटर यूज़ होता है आपका वेलकम टू C++, फिर उसके बाद सेमी कॉलन इस कार्ला स्टेटमेंट, ये आपकी पूरी स्टेटमेंट लिखी जाती है। और एंड पे सेमी कॉलन भी लाजमी लगाना है जब हमने किसी लाइन को का एंड करना होता है, तो इसके एंड पे टर्मिनेटर या फिर सेमी कॉलन, टर्मिनेटर सेमी कॉलन एक ही चीज़ है। std and space std before cout is required when we use name what we have brought into into program by the pre-processing directive include। जब हम हैश इंक्लूड यूज़ करते हैं ना, तो डिफरेंट प्रोग्राम में अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो आपकी जो इनपुट है या आउटपुट जो है वो शो नहीं होगी। तो इसलिए हमने ये स्टैंडर्ड नेम स्पेस लाजमी देना है। ओके जी, फिर उसके बाद आपके आते हैं द स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर एंड एस्केप सीक्वेंसेस। इसके बाद आपके जो एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं इन दी अदर कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन आउटपुट स्टेटमेंट, द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर आपका ये जो है स्ट्रीम एज अ इंसर्शन ऑपरेटर है, एक होता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, एक होता है इंसर्शन। सो जो इस तरह डबल एंगल लेस एंगल ब्रैकेट्स होंगी, ये हमारा इंसर्शन ऑपरेटर है, ठीक है। is referred to as a stream insertion operator, double angle left
ठीक है, लेफ्ट ब्रैकेट्स लेफ्ट लेस देन हम यूज़ करते हैं लेस देन ऑपरेटर। तो यहाँ पे ये एंगल डबल एंगल मतलब लेस देन ऑपरेटर डबल यूज़ हो रहे हैं। इसको हम सी आउट के साथ यूज़ करेंगे, स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। व्हेन दिस प्रोग्राम एग्जीक्यूट, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ये किसके दरमियान में होगा। देखिए मैंने आपको बताया है, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ लेट्स सपोज ए प्लस बी, ठीक है, अब यहाँ पे ए और बी दोनों ऑपरेंड्स हैं और ये सेंटर में एक ऑपरेटर है। सो जो भी एस्केप सीक्वेंस हम यूज़ करेंगे वो हमने बैक स्लैश के साथ यूज़ करने हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे न्यू लाइन का मैंने आपको बता दिया, न्यू लाइन पे जाने के लिए हम बैक स्लैश एन यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट आपके एस्केप सीक्वेंसेस हैं। बैक स्लैश एन न्यू लाइन के ऊपर जाने के लिए मतलब बिगनिंग ऑफ द न्यू लाइन, मतलब एंटर करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर एंटर करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा स्टार्ट लेफ़्ट साइड के ऊपर, ठीक है। राइट साइड पे कभी एंटर करने से राइट साइड पे नहीं चला जाता, ऑटोमेटिकली लेफ़्ट साइड पे ही आता है। तो टी है हॉरिजॉन्टल टैब। टैब किस लिए यूज़ होती है, मूव द स्क्रीन कर्सर टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप, मतलब दूसरी टैब के ऊपर ले जाएगा। आर मतलब कैरेज रिटर्न करना चाह रहे, जहाँ पे मुझे कर्सर को स्टार्ट करवाना है करंट ऑफ द लाइन ले जाएगा। ए है अलार्म के लिए हम यूज़ करेंगे, अलार्म बीप की आवाज़ आए अगर कोई मैसेज आ जाए या कोई एरर आ जाए। और ये आपकी डबल बैक स्लैश है, यूज़ टू प्रिंट बैक स्लैश करैक्टर। फिर उसके बाद बैक स्लैश और सिंगल स्ट्रिंग, सिंगल कोट यूज़ टू प्रिंट अ सिंगल कोट करैक्टर। एक सिंगल कोट करैक्टर के लिए हम यूज़ करेंगे सिंगल कोट, और डबल के लिए तो मैंने आप लोगों को बता दिया, डबल कोट एज अ स्ट्रिंग हम यूज़ करते हैं। डबल कोट्स देखें, मुझे एक सिंगल चाहिए, मुझे ये सिंगल कोट चाहिए तो मैं इस तरह लगाऊंगी बैक स्लैश सिंगल कोट, फिर उसके दरमियान में हम यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ों से परेशान नहीं होना कि ये सब क्या हो रहा है, कितनी ख़तरनाक चीज़ें हैं, ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस आप लोगों ने इसको कॉपी वर्क करके रख लेना है ताकि जब हम मैं आप लोगों को रियल टाइम पे प्रैक्टिस करवाने पे हूँ तो आप लोगों को हाउ नाउ ज़रूर हो कि भाई ये क्या चीज़ें हैं। रिटर्न ज़ीरो है, रिटर्न ज़ीरो जो है वो आपकी स्टेटमेंट क्या करती है, आपकी जो भी एग्जीक्यूशन है पता चल रहा है कि अब यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो आपका एंड हो चुका है। सो फॉर दैट रीज़न दी ओमिट द रिटर्न स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द मेन सबसिक्वेंट। सो यहाँ अब हमने अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है, टेंड करना है, तो हम वहाँ पे वैल्यू ज़ीरो सेट कर देते हैं, रिटर्न ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका प्रोग्राम एंड हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस चीज़ों को लेके परेशान नहीं होना कि पता नहीं ये क्या चीज़ है। ये कोडिंग है और ये हमने करनी है, डोंट वरी अबाउट इट। आप लोगों को पहले इंट्रोडक्शन करवा लूँ कि सी प्लस प्लस क्या है, सी प्लस प्लस के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट, ये वो सारी चीज़ें हमने देखनी है। तो इंट्रोडक्शन अगर इस चीज़ में इस बुक में प्रॉपर नहीं है तो बेसिकली मैं आप लोगों को दूसरी बुक से ज़रूर गाइड करूँगी, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। ओके जी स्टूडेंट्स, केयरफुली लिसन करें, राइट करें साथ साथ ही, ठीक है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।